वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहेगी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए पिछले दिनों कहा था कि वुलर लेक के तुलबुल बैरेज प्रोजेक्ट का नए सिरे से जायजा लेना चाहिए। महबूब मुफ्ती ने सीएम के इस बयान को भारत पाक के बीच कशीदगी बढ़ाने वाला और गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया है। पीडीपी सदर ने वजीर आला से सवाल पूछा है कि बिजली बहरान दूर करना था तो वजीर आला रहते हुए फारूक अब्दुल्ला ने 7 पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी को क्यों सौंपे थे। महबूब मुफ्ती ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को इस तरह के इकदाम से बचना चाहिए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया है कि इसकी पूरी सियासत पाकिस्तान का डर दिखाने पर कायम है। मैं वही तो कह रही हूँ कि जो उमर साहब ने कल वहाँ बताया कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो सस्पेंड है, तो इसलिए अब हमें वहाँ पर जो है वो बराज बनाना चाहिए। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि ऑलरेडी बहुत मुश्किल से दोनों मुल्क जंग के दहाने से अमेरिका ने इंटरवीन करके इनको वापस लाया। तो ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि हम वो काम करें जिससे अमन की बात हो, जिससे अमन आगे चले। वो कोई बात हमें नहीं करनी चाहिए जिससे प्रोवोकेशन हो, जिससे जो ऑलरेडी जंग के हालात जैसे अभी भी हैं, तनाव है, तनाव को कम करने वाली बात कहनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई हम अब हमें तुलबुल पे काम करना चाहिए, उसको वाटर स्टोरेज करने चाहिए, और ये कि भाई हमारा बड़ा पावर, तो मैं पूछना चाहती हूँ उमर साहब से बहुत ही नदामत से, उमर साहब, फारूक साहब जब 2000 में यहाँ वज़ीर आला थे, आज से भी ज़्यादा उनके पास उस वक्त अक्सरियत थी, 60 एमएलए थे उनके पास। आप दिल्ली में बीजेपी सरकार में वज़ीर थे, उस वक्त आपके वालिद ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर 7 पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को एनएचपीसी के दे दिए। आज आप कहते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको इसके सपोर्ट में, इसके सस्पेंशन के सपोर्ट में आप बात करें। मैं समझती हूँ ये बहुत बुरा है। मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, खासकर जो यहाँ का वज़ीर आला हो, क्योंकि जब इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया तो जम्मू कश्मीर से सबसे पहले जो सपोर्ट का स्टेटमेंट आया वो उमर साहब का था। तो ये तो बहुत अफसोस की बात है। मैंने पहले भी कहा, हम यजीद तो नहीं है कि पानी बंद कर देंगे लोगों का। पाकिस्तान उन्होंने डराने के लिए रखा है, और ये दिल्ली में कहना चाहते हैं उनको कि जम्मू कश्मीर में शेख फैमिली के अलावा बाकी सब पाकिस्तानी। नहीं तो फारूक साहब ऐसा स्टेटमेंट देते कि ये जो हादसा हुआ है उसमें लोकल इन्वॉल्वमेंट है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी सदर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि पीडीपी चीफ सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक तारीखी धोखा है। उन्होंने लिखा कि 80 के दशक में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के दबाव में बंद किया गया था। सीएम उमर का कहना है कि अगर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया तो झेलम के पानी का बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि अब जब ये एग्रीमेंट फिलहाल सस्पेंड हुआ है तो मैं सोचता हूँ कि क्या हम इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू कर सकते हैं। सीएम उमर का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से हमारी बिजली पैदा करने की सलाहियत में भी इजाफा होगा। पीडीपी सदर के बयान की तनकीद करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस तरह के बयान से वो सरहद पार बैठे लोगों को खुश करना चाहती हैं, जबकि उन्होंने हमेशा सिंधु जल संधि का विरोध किया है। वहीं बीजेपी ने भी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पीडीपी सदर के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। किश्तवाड़ में आज बीजेपी की तिरंगा यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए मकामी एमएलए शगुन परिहार ने कहा कि पीडीपी का ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का प्रेम रहा है। महबूबा मुफ्ती जी के डीएनए में पाकिस्तान प्रेम है। अब उनका डीएनए तो नहीं बदला जा सकता ना, वो भारत की होके अगर इस तरह की बातें करती हैं तो मुझे शर्म आती है उनकी सोच पर। उधर कांग्रेस के चीफ व्हिप और बांदीपुरा एमएलए निजामुद्दीन भट्ट सिंधु जल समझौते को लेकर उमर अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती दोनों के बयान की तनकीद की है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि दोनों लीडर जाती और सियासी फायदे के लिए तुलबुल प्रोजेक्ट के मुद्दे को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि इस तरह के सियासत के बहुत दूर के असरात पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ये एक सीरियस मसला है, इसे गैर जरूरी तौर पर सियासी तनाज़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। जब वुलर और तुलबुल की बात करेंगे तो इट हैज़ अ लार्जर डायमेंशन।
क्योंकि एक ट्रीटी हुई, कब हुई, किसने की, किसने नहीं की, उसके क्या असरात थे, गलत हुआ, सही हुआ, दैट्स ए थिंग ऑफ पास्ट। उसमें 2 चीफ मिनिस्टर साहिबान, फार्मर चीफ मिनिस्टर और प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, क्योंकि दे हैव बीन एट द हेल्म, दे वर रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट, दे वर रिलेटेड टू इंडस वाटर ट्रीटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो अगर टिप्पणी करें इस पे तो वो उनका आपसी मामला है, लेकिन इशू इस वक्त इट हैज़ ए ब्रॉडर डायमेंशन, ये बड़ी डोमेन में है, ये 2 ममालिक के दरमियान है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, हमारे मुल्क और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त एक कंट्रोवर्सी है, एक लार्जर कंट्रोवर्सी है। इट्स नॉट अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी अलोन, इट हैज़ टू बी पुट इन टू मेनी कॉन्टेक्स्ट प्रेसिपिटेटेड बाय पहलगाम। लिहाजा इस पे हमारे लिए टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा। 2 चीफ मिनिस्टर करें तो करें, हमको उससे कुछ नहीं है, लेकिन एज ए कांग्रेसमैन, एज एन एमएलए मैंने क्लियर कर दिया, वी हैव आवर व्यूज़, हमसे पूछा जाए हम बता देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी पीडीपी सदर के बयान की तनकीद की गई है। पार्टी तर्जुमान और जदीपल से एमएलए तनवीर सादिक ने कहा है कि आवाम को ऐसी क़यादत नहीं चाहिए जो जम्मू कश्मीर के फायदे के बजाय दूसरों के मफाद की बात करती है। उन्होंने एक बार फिर 2014 में बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का मुद्दा उठाते हुए पीडीपी सदर पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पीडीपी का बीजेपी के साथ जाने की वजह से 370 के खात्मे की राह हमवार हुई और इस तरह के बयान से वो फिर एक बार वही गलती दोहरा रही हैं। आज भी जब हम चाहते हैं कि यहाँ का पानी जम्मू कश्मीर के लोग इस्तेमाल करें, तब भी महबूबा जी किसी और के बारे में बैट कर रही है। कब वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात करेगी? मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, कब वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उठेगी और कहेगी नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? तब भी उन्हें बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 खत्म किया। आज फिर से हमसायों के साथ जाना चाहती है और अपने कश्मीरी लोगों को रास्ते के ऊपर रखना चाहते हैं। ये कैसी सियासत है? ये कौन सी लीडरशिप या स्टेट्समैनशिप है? और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक पर्सन मोहम्मद इमरान काजी जुड़ गए हैं। काजी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मरकज का ये फैसला रहा है कि सिंधु जल संधि पाकिस्तान के साथ रद्द कर दी गई है, जिसका पूरा देश समर्थन कर रहा है, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां नई बहस शुरू हो गई है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात का समर्थन कर रही है कि एक बार फिर से तुलबुल प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है, जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम को फायदा होगा, लेकिन पीडीपी इसकी मुखालिफत कर रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसकी जो मुखालिफत है वो कर रही है। किस तरह से आप देख रहे हैं पीडीपी के इस बयान को? देखिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम इस इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करेंगे, और इसी को देखते हुए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बयान दिया कि अगर इस ट्रीटी को सस्पेंड करना ही है तो आज हमें फिर उसके बाद जो वाटर रिसोर्सेज है यहाँ पे वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यूज होना चाहिए। जो हमारे उन्होंने जो तुलबुल प्रोजेक्ट्स की बात की, अगर वो बंद पड़ा हुआ है उसको रिकंसिडर करना चाहिए, ताकि सर्दियों में कश्मीर के लिए वो यूज होगा, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। आप ये देखिए, इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब ने ये आज से ही नहीं है, उमर अब्दुल्ला साहब बहुत पहले से इस चीज के, इस ट्रीटी के खिलाफ थे कि, और ये धोखा था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। हमारे अपने मसाइल है, हमारे अपने रिसोर्सेज यहाँ पे हैं और हम अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। ऐसे सारे प्रोजेक्ट एनवायरमेंट के साथ हमारे खेला जा रहा है, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, वाटर रिसोर्सेज यहाँ पे यूज हो रहे हैं, उसके बावजूद हमें कुछ नहीं मिल रहा है उसका। तो उस ट्रीटी का जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या फायदा हो रहा है? और आज जहां तक आप महबूबा मुफ्ती जी की बात कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती जी किस तरीके की सियासत कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे वो लाइमलाइट में और लोगों के बीच में फिर से आने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है। आप देखिए, इस वक्त जहां उनको मौका था कि अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात करने के लिए, वो आज भी पाकिस्तान के साथ बात कर रहे हैं कि नहीं जी, पाकिस्तान इस वक्त ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, मुझे ये समझाइए। हम अपने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला ले लिया है कि हम इस ट्रीटी को सस्पेंड करेंगे और उस ट्रीटी को सस्पेंड करने से जम्मू कश्मीर के लोगों का फायदा हो रहा है, तो वी शुड इनिशिएट विद दिस प्रोसेस। हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, अपने लोगों के लिए, अपने स्टेट के लिए फायदा उठाना चाहिए इस चीज का। जी बेशक।
और इसी पर लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ स्टेट स्पोक पर्सन बीजेपी से डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया भी जुड़ गए हैं। अभिजीत साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका। आप भी देख रहे हैं कि जिस तरह जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस वक्त एक नई बहस छिड़ गई है सिंधु जल संधि को लेकर और तुलमुल प्रोजेक्ट को लेकर एनसी और पीडीपी के बीच में। और जहां हमने बीजेपी के बयान देखे हैं तो बीजेपी भी महबूब मुफ्ती के बयान की तनकीद कर रही है। कहीं ना कहीं ये भी जाहिर है कि ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए फायदेमंद होगा और उसका फायदा जम्मू कश्मीर में उठाया जा सकता है, क्योंकि मरकजी सरकार ने अब पूरी तरह से इस एग्रीमेंट को रद्द कर दिया है दोनों ही मुल्कों के तनाव के चलते। लेकिन पीडीपी सदर इसकी हिमायत में नहीं है। किस तरह आप देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपनी बात शुरू करूंगा एक शेर से कि लम्हों ने गलतियां की और लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। अब ये लम्हों की गलतियां जो हैं, पीछे मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि अपोजिशन की बात आ जाती है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, और जरूरी है कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर लोगों को और आपके दर्शकों को एग्जैक्टली ये जरूर पता होना चाहिए कि हुआ क्या था और कहां पर वो खता हुई। उन लम्हों का क्या जिक्र जरूर करना चाहूंगा और कौन कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहा। देखें, ये वे बैक अगर आप 1960 में जाते हैं, जब इस ट्रीटी की बात की गई, क्योंकि जब दो देश बटे, टू नेशन थ्योरी हुई, तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि नदियां नहर जो है उनको भी बांट दिया जाए। हवाओं पे इनका बस नहीं चला, वरना हवाएं भी शायद ये बांट लेते उस समय लोग। लेकिन कुछ कुदरत की चीजें हैं जो इनके कंट्रोल में नहीं है, और अगर कहीं गलतियां हो भी जाती हैं तो शायद मुझे लगता है कि भगवान की बात करें या फिर हम किसी भी धर्म में बात करें, तो हर एक चीज के ऊपर जो ऊपर बैठा हुआ है वो शायद इंसाफ जरूर करता है इन सब चीजों को लेकर। मैं थोड़ा गलतियों की तरफ लोगों का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगा कि जब ये संधि की गई उस समय इस चीज को देखा ही नहीं गया कि किस एंगल से आप क्या चीज कर रहे हो। हमारे पास 6 नदियां थी टोटल, और 6 नदियों की जहां तक अगर मैं आपसे बात करता हूं तो उसके अंदर सतलुज, ब्यास और रावी आती थी, और बाकी 3 से वितास्ता, अस्किनी और सिंधु, जिसका नाम कोई जेलम तो कोई चनाब के नाम से बोलता है, असली नाम इनका जो है वो वितास्ता, अस्किनी और सिंधु नदी है। अब ये 3 नदियां जो थी, जो उस समय प्लेटर में परोस के पाकिस्तान को दे दी गई, और जो 3 नदियां हमारे पास बची, उन 3 नदियों के अंदर कुल 33 मिलियन एकड़ फीट पानी बहता था। और आपको जानकर ये बहुत हैरानगी होगी कि जो उनको 3 दी गई उसमें से केवल 2 के अंदर ही 135 मिलियन एकड़ फीट का पानी था, और बाकी को मिलाएं तो कई गुना ज्यादा हमसे था। यानी कि उस समय जिसने भी ये संधि की, क्योंकि संधि जो थी वो नेहरू जी और अयूब खान के बीच में हुई थी, उन्होंने ये बिल्कुल भी जहमत नहीं फरमाई कि हम कौन सा नदी उनको दे रहे हैं, कौन सी अपने पास है। चले दे दी, जो हो गया सब कुछ हो गया। लेकिन क्या हमसे नदियां लेने के बाद, हमसे पानी लेने के बाद एक ऐसा भूखा नंगा देश, एक ऐसा नापाक मुल्क जिसका गलती से नाम किसी ने पाकिस्तान रखा हुआ है, 47 में हमने भीख में इनको पैसे दिए थे तो उनके सर पे छत आई थी, और जब वो छत आई थी उसी पैसे का इस्तेमाल इन्होंने हमारी तरफ किया था। अगर आपको याद होगा, जो कवाली अटैक कहां था? पाकिस्तान की आर्मी थी जिन्होंने अटैक किया था कश्मीर के ऊपर। वो तो भगवान भला करे, मैं कहता हूं उस इंसान को जन्नत नसीब हुई होगी। मकबूल शेरवानी साहब की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने वो 2-3 दिन तक पाकिस्तान की उस नापाक आर्मी को और कवालियों को भड़काते रहे, वरना वो तो उस समय कश्मीर में पहुंचे होते, और कश्मीर में वो क्या हाल करते जो उन्होंने आज पीओके का करके रखा है या बाकी जगहों का करके रखा। तो कहने का ये मतलब है कि हमने आपको दिया, आपने पहले तो 47 की मैंने आपको बात सुनाई, उसके बाद अगर आपको 60 में ये मिला भी, 65 आपने किया, 71 आपने किया, 99 हम पे आपने किया, 3 युद्ध हमारे साथ किए, और हम बदले में आपको पानी देते रहे। अभी कौन सा इंसाफ है मुझे दुनिया में बताएं कि आप हमारा लहू बहा रहे हैं और हम आपको पानी दें। और पानी भी जिन्होंने दिया था 35 मिलियन एकड़ फीट अपने पास, और 135 उनको, 135 के अंतर्गत तीसरी नदी डालेंगे तो 200 कुछ मिलियन एकड़ फीट का पानी बनता है। अब ये कुछ गलतियां ऐसी हुई हैं जिसे मुझे लगता है, और आज अगर कोई ऐसा इंसान अगर कोई भी आके इसके ऊपर सियासत करता तो पहले तो उनको पता ही नहीं होगा कि IWT हुई क्यों थी, इस पे क्या गलतियां थी, ये जानते नहीं होंगे वो नेता जो उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं आज को किया गया। जो भी काम है आज की डेट में, सीधी बात है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने कहा है कि लहू और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। सीधी बात है कि हम आपको यहाँ से पानी पिलाएं और आप हमारे लोगों को यहाँ पर उनका लहू बहाएं, ऐसा तो नहीं चलेगा। और मुझे लगता है दुनिया में कोई भी देश होगा जो इसकी वकालत करेगा इन सब चीजों की। जी बिल्कुल ठीक है जसरोटिया साहब। और ऐसे में भारत ने ये साफ जाहिर कर दिया है, सीज फायर भी भारत ने अपनी शर्तों पर किया है, और ये बड़ा फैसला पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने लिया है कि ये एग्रीमेंट रद्द है और रद्द ही रहेगा, सीज फायर के बाद भी इसे रद्द रखा जाएगा, ये भारत सरकार ने साफ कर दिया है। लेकिन इमरान काजी साहब, ऐसे में पीडीपी सवाल ये उठा रही है कि जब ये समझौता रद्द हो चुका है, ऐसे टाइम में ही क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मुद्दे को उठाया? इसे कहीं ना कहीं सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी जब फारूक अब्दुल्ला हुकूमत में रहे हैं, उसके बाद तब भी इस पर काम किया जा सकता था, तब 7 प्रोजेक्ट एनटीपीसी को क्यों सौंपे गए? तो ये जो तमाम सवालात हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए, आज महबूबा मुफ्ती जी का ये सवाल उठाना कि उस टाइम पे क्यों ये किया गया था, यहाँ के लोग बखूबी जानते हैं कि जब यहाँ पे लेट 90s में कैसे हालात थे जम्मू कश्मीर में। यहाँ हम फाइनेंशियल क्राइसिस से ये ट्रांसफर ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये बगलियार की ओडी की बात करेंगे, ये जो एनएचपीसी को ट्रांसफर किए गए, उस वक्त बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से जम्मू कश्मीर गुजर रहा था। हमारे पास पैसा नहीं था उस वक्त इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से कोई भी प्राइवेट फर्म्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं थी काम करने के लिए। उन हालात में एनएचपीसी ने आगे बढ़कर ये कहा कि हम इनको टेक ओवर करेंगे, हम जितने यहाँ पे क्राइसिस है हम इसको वो करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। और उस वक्त के टाइम को कंसिडर करते हुए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उस टाइम के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये डिसीजन लिया था। लेकिन उसके बाद हमने अभी आप देखेंगे 2025 की असेंबली में भी हमने एक रेजोल्यूशन लाया, केसर जमशेद लोन साहब ने असेंबली में अभी रिसेंटली लाया कि हमें ये पावर प्रोजेक्ट्स वापस मिलने चाहिए। उस टाइम की कंडीशंस कुछ और थी, लेकिन उनको किसी कंडीशंस पे दिया गया था जिन कंडीशंस को बाद में फुलफिल नहीं किया गया। इससे पहले भी आप देखेंगे उमर अब्दुल्ला साहब ने बार बार यह कहा कि हमें अपने पावर प्रोजेक्ट्स वापस मिलने चाहिए। और आज जो महबूबा मुफ्ती साहिबा सवाल उठा रहे हैं हम पे कि इन्होंने ये पावर प्रोजेक्ट्स दिए, अगर आप इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चेक करेंगे जो इन्होंने अलायंस किया बीजेपी के साथ उस वक्त 2014 में, इन्होंने क्लियरली ये कहा था कि हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, यहाँ पे हमें इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जरूरत है, भाजपा की सेंटर में सरकार है, हम इनके साथ बात करके और अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स से वापस लाएंगे। इसीलिए हम ये एक वन ऑफ द रीजन है कि हम क्यों अलायंस कर रहे हैं बीजेपी के साथ। तो आज पहले वो जवाब दे दीजिए ना कि जब वो सरकार बनी भी, वो सरकार 4 साल 3 साल चली भी, उसके बावजूद भी आप अपने पावर प्रोजेक्ट्स वापस नहीं ले पाए। और उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कोई पहली बार नहीं है कि आज उन्होंने सही मौके पे ये बात की, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि हम इस ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। अगर इस ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं तो इसका फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने आज ये बात की। महबूबा मुफ्ती जी प्रोवोकेशन की बात कर रहे हैं कि ये जी प्रोवोकेशन की कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं मैडम मुफ्ती को ये बताना चाहता हूं, प्रोवोकेशन ये नहीं है कि हम अपने हक की बात कर रहे हैं। प्रोवोकेशन वो होती थी जब वो ये लाल चौक में खड़ा होकर ये बोल रहे थे कि यहां पे कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। दैट वाज द प्रोवोकेशन। जी जसोदिया साहब, अगर इस तरीके से दोनों ही लीडरान की मैं बात करूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की, तो दोनों ही लीडरान के बयानात को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि तनवीर सादिक ने यह भी कहा है कि दोनों ही तरफ से जो है सियासत को चमकाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे वक्त में इस तरह के बयानात नहीं दिए जाने चाहिए। एक तरफ महबूबा मुफ्ती ये भी कह रही है कि इस तरह भी तनाज़ा दोनों मुल्कों के बीच बना हुआ है, ऐसे में ये गैर जिम्मेदाराना बयान है सीएम उमर अब्दुल्ला का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह आती है कि कहते हैं कि आपदा के समय पे आपको ये पता लगता है कि आपका अपना कौन है और बेगाना कौन है। ये बड़ा अच्छा पता लगता है जी। और मैंने बड़े चैनल्स पर मैंने अपोजिशन की सराहना भी की, क्योंकि इस समय के ऊपर सारी अपोजिशन जो थी, मैं कांग्रेस के चंद यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोकल लीडर्स की बात नहीं करूंगा जिनकी अपनी डफली अपना राग होता है, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप ने उस समय भी जो उस समय की बात मैं पर्टिकुलरली करूंगा, उन्होंने अपना जो दिखाया कि देश में हम सब लोग इकट्ठे खड़े हैं। उसी तरह से अगर आप शशि थरूर जी को देखिए, उन्होंने भी दिखाया कि पूरे का पूरा हिंदुस्तान एक है। उसी तरह से अगर सऊदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करें, उन्होंने भी बिल्कुल बताया कि देश है और देश का मुसलमान जो है हिंदुस्तान का, वो अपने देश के साथ खड़ा है, इन पाकिस्तान के गद्दारों के साथ नहीं खड़ा है। इसी तरह से अगर मैं उमर साहब की बात करूं तो उमर साहब ने भी बताया कि मेरा वतन हिंदुस्तान है और मैं पहले अपने देश के बारे में ही बात करूंगा और इनके साथ खड़ा हूं। मैं इन सबकी सराहना करना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनको आज भी मुझे लगता है कि प्रेम किसी और ही तरफ है, और बड़ा दुख होता है। और मुझे इनके बयान सुनकर उस दिन भी बहुत बड़ा दुख हुआ जब इन्होंने ये कहा कि यहां पर भी नुकसान हुआ और वहां पर भी नुकसान हुआ। मुझे बताएं, ये कौन इंसान है जो टेररिस्टों को मारे जाने को नुकसान बोलते हैं? अरे टेररिस्टों का मरना नुकसान है, और उन टेररिस्टों का मरना और हमारे मासूमों के ऊपर जो वार किया गया उनको आप एक साथ मिलाते हैं? ऐसे लोगों को थोड़ी लज्जा भी नहीं आती, थोड़ी शर्म भी नहीं आती है? अपनी सियासत के लिए किस लेवल तक आप लोग नीचे गिर जाते हो? क्या आपको पाकिस्तान में जो टेररिस्टों के अड्डों को जो वहां पर उनको निस्तो नाबूद किया गया और 22 मिनट में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी गई कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है? और फिर भी देखिए, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने के नाते हमने एक भी जगह पर किसी सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं किया। और आज अगर हमारे यहां से कोई नेता बोलता है कि उनका नुकसान और हमारा नुकसान बराबर है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। और इससे बड़ा दुख ये होता है, ऐसे नेता कभी हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। जी बिल्कुल।
इमरान काजी साहब, अब जिस तरह देखा जाए, क्या इस वक्त आप ये मान रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट पर अब काम होना मुमकिन है? क्या ये जम्मू कश्मीर की आवाम को वफद किया जा सकता है? क्योंकि ये 80 की दहाई में इस पर काम शुरू हुआ था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ समझौते के दबाव में इस पर काम नहीं हो पाया और ये जम्मू कश्मीर को फायदा नहीं मिला। लेकिन अब मौका है, अब क्या मैं जान सकता हूँ कि इस पर काम शुरू किया जा सकता है? तो क्या अब आप मान रहे हैं कि ऐसे हालातों में इस पर काम शुरू किया जा सकता है? क्या मरकज का रुख करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे लेकर? देखिए, ये मुल्क की बात है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बात है, ये उनके हित के लिए अच्छा है, हमारे बेनिफिट के लिए। हमारे रिसोर्सेज अगर यहाँ पे हैं तो हमें उनको यूटिलाइज करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब इसीलिए तो बोल रहे थे, आज मैं कल मैं देख रहा था, महबूब मुफ्ती साहिबा ये बोल रहे थे कि ये सही टाइम नहीं था। सही टाइम मेरे को तो लगता है कि जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी, बिल्कुल सही टाइम पे ये स्टेटमेंट दी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि हमने इस चीज को सस्पेंड कर देना है, और ये चाहे वो सीज फायर हो या सीज फायर रहे या ना रहे, उसके बावजूद ये सस्पेंड रहेगी। अगर ये सस्पेंड रहेगी, ये ट्रीटी को खत्म करने जा रहे हैं, तो इसका फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को तो होना चाहिए। और जो यहाँ पे लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, उनको फिर से रिकंसिडर करना चाहिए और उन पे काम होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे जरूर फैसला लेगी और इसको कंसिडर करेंगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट पे, और उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको कंसीडर करके इस पे जल्द से जल्द काम शुरू होना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल। अभिजीत जसरोटिया साहब, क्या आप मान रहे हैं कि अगर मरकज तक ये फैसला जाता है और इस पर विचार किया जाता है तो ये सही वक्त है इस प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किए जाने का? क्या बीजेपी इसका सपोर्ट कर रही है? देखें, बीजेपी ने तो साफ बोल दिया, जो भी होगा वो जरूर किया जाएगा। और हम सबसे पहले, हमारे लिए प्राथमिकता हमारा देश है, हमारे लोग हैं, और हमारे लोगों के हित में जो जो चीज होगी वो होगी। और अगर किसी ने पुराने किसी टाइम पे अगर गलतियां की हुई हैं तो उन गलतियों को हम जो है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनको बिल्कुल रेक्टिफाई करें और ठीक करें और देश हित के अंदर सब कुछ किया जाए। अब कुछ लोगों को अचानक से पाकिस्तान की याद आती है, कुछ लोगों को अचानक से अगर इस तरह की बातें याद आती हैं। मैं एक और चीज आज आपके चैनल पे वाजे करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसको सुने कि देखिए, कहीं ना कहीं ये जो प्रोपोगंडा बनाया गया, और ये प्रोपोगंडा ये बनाया गया और चंद लोगों ने यहाँ पर जो प्रोपोगंडा चलाया और एक भूखे नंगे मुल्क, इस नापाक मुल्क के साथ की बात की या इसकी हिमायत करने की कोशिश की, तो देखिए इन लोगों ने किस तरह से हमारा लहू बहाया है। मैं 47 में चलता हूं। सबसे पहले 47 का मैंने आज आपसे जिक्र किया और मकबूल शेरवानी साहब का आपके सामने नाम किया। उसके बाद देखिए 87 के बाद कुछ लोग जब यहां से गए और वहां से जब हथियार लेकर आए और वो हथियार यहां पर आए, आज 1.5 लाख कब्रें बनी, तो किसकी वजह से बनी? इस नापाक मुल्क की वजह से बनी। आज उसकी वजह से हमारे जो कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा, उनकी जो हत्या की गई किसके कारण की गई? इस नापाक मुल्क के कारण की गई। फिर उसके बाद आप 99 में आ जाए, जब करगिल हुआ तो किसने किया? इसी नापाक मुल्क ने किया। और कहीं ना कहीं जिन लोगों को भी लगता है या कोई तवक्को रखते हैं कि इस मुल्क से उनको कुछ मिल सकता है, तो बताऊंगा कि सिवाय गोली के, सिवाय लहू के आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बात जरूर याद रखिए। और इस मुल्क को अगर कोई ये सोचता है कि पर्टिकुलर किसी धर्म का ये मुल्क है तो इसीलिए यहाँ पर कुछ लोगों को वो शायद अपने उस जुल्मों सितम से बचा लेगा, तो मेरे ख्याल से पुंछ में हमने देख लिया। पुंछ में उन्होंने मंदिर भी टारगेट किया, मस्जिद भी टारगेट की और हमारा गुरुद्वारा भी टारगेट किया। उन्होंने बता दिया कि जब ऐसी बात आती है तो हम सभी को एक ही नजर से देखते हैं, लेकिन यहां पर अगर किसी को लगता है कि वो पर्टिकुलर किसी एक मजहब के लोगों का मुल्क है तो शायद यहां पर वो कुछ करेंगे। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज प्रायोरिटी पे है, वो ये है कि किस तरह से कश्मीर और कश्मीरियों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का लहू बहाया जाए। ये तो मैं मानना चाहता हूं, एक बार मकबूल शेरवानी ने कश्मीर को बचाया और दूसरी बार हमारी आज, उस समय भी हमारी आर्मी और हमारी फोर्सेज जब आ गई थी, उसके कारण हमारा कश्मीर बच पाया। लेकिन दूसरी बात अभी देखिए, मैं आज सैल्यूट करना चाहता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारी एयरफोर्स को और बाकी सब चीजों को, कि इस बार भी पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। पुंछ के अंदर उसने मासूमों का लहू बहाया। और इसके अलावा आप देखिए, हमारे 10 के 10 जिलों के ऊपर कश्मीर के अंदर, जम्मू में तो उन्होंने अटैक किया ही, लेकिन 10 के 10 कश्मीर के जिलों के ऊपर अटैक किया उसने। और अगर हमारा सिस्टम अप टू डेट ना होता और हमारी अगर एयरफोर्स और हमारी आर्मी अगर मुस्तैद ना होती, तो 10 के 10 जिलों के अंदर कितना लहू बहता ये आप सोच सकते हैं। तो ये पाकिस्तान कभी भी हम लोगों का भला नहीं चाहेगा। इसके लिए कोई मजहब, कोई कुछ नहीं है। इनका एक ही मजहब, वो है किस तरह से हमारे लोगों का रक्त बहाया जाए। तो मैं सचेत करना चाहता हूं ऐसे लीडर्स को जो आज भी कहीं पर भी उनके मन के अंदर अगर थोड़ी सी भी इस मुल्क को लेकर कोई अगर उनके मन में कोई अच्छे भाव है, तो देख लीजिए, इस पाकिस्तान को एक ही चीज पसंद है, वो कब्रें हमारी
हमारा लहू, हमारी शमशान घाट कैसे भरने हैं, ये नापाक मुल्क केवल और केवल वो कर सकता है। अब खुद सोचिए, जिसका एक जोकर प्रधानमंत्री हो और एक ऐसा आसिफ मुनीर जैसा इनका चीफ हो आर्मी का, जिसका सिर्फ एक काम है कि किस तरह से मैं यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाकर, जिस तरह से जियाउल हक ने किया या जिस तरह से परवेज मुशर्रफ ने किया, जिस तरह से बाकी किसने किया, मैं किस तरह से उस देश की सत्ता पा सकूं, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको अगर यहाँ पर लाशों के ढेर भी लगाना पड़े, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि 56 इंच वाला हमारा प्रधानमंत्री आज भी है, जिसके कारण हम सब के सब यहाँ महफूज है। और एक भी गोली और एक भी चीज, कोई भी इनका जो मंसूबे थे 99.9% हम लोग इनके उन जो हमारा रक्त बहाने का प्लान था उनसे हम लोग बच गए। तो मैं तभी कहना चाहता हूं कि आज सारी की सारी अपोजिशन जो है वो एक साथ खड़ी रही, लेकिन चंद लोग अगर आज इस मुगालते में हैं कि ऐसी कोई ओछी राजनीति कर अगर वो कहीं पर कोई 4 वोट बटोर लेंगे, तो उनको पता होना चाहिए इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आज केवल 3 के आंकड़े पर क्यों पहुंची है, क्योंकि लोगों ने इस तरह के प्रोपोगंडे को सिरे से नकार दिया। और शायद कल या परसों की अगर दो रैलीज देखी होगी लाल चौक के अंदर और बाकी जगहों के अंदर, तिरंगा रैली पहलगाम में देखी होगी, तो उनको पता लग गया होगा कि जो आम कश्मीरी भी है वो इनके चंगुल से बाहर निकल चुका है। उसे पता है मेरा वतन हिंदुस्तान है और हुबले वतनी का जज्बा हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। इन जैसे नेताओं की ओछी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल। इमरान गाजी साहब, अब जब इस वक्त सिंधु जल संधि चर्चा में है और पीडीपी ने इस तरह का बयान दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये मसला उठाया है, तो यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि मौके का फायदा उठाया जा रहा है और सीएम उमर अब्दुल्ला इस वक्त मौजूदा हालात का फायदा उठाकर अपनी सियासत को चमका रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इसके अलावा और कौन से तरक्की याफ्ता प्रोजेक्ट है जिन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे काम करना चाह रही है और उसे लेकर वो मरकज के पास तक जाएगी, क्योंकि अभी पीडीपी ने ये कह दिया है कि सिंधु जल संधि का फायदा उठाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कर रही है, लेकिन इसके अलावा भी तमाम प्रोजेक्ट्स होंगे। नहीं, देखिए, हमने इससे पहले भी ये ट्रीटी सस्पेंड होने से पहले भी ये तो कुदरत का निज़ाम है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे बहुत सारे मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट 4-4 मेगावाट के 8-8 मेगावाट के उनकी डीपीआर और उनकी लोकेशंस उनकी वो सारा कुछ प्रिपेयर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेज रहे थे कि हमें हमारे पास इस चीज़ के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलनी चाहिए, ताकि ये सब ये लोकल रीजन्स पे ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम आने चाहिए और इससे बेनिफिट यहाँ के डेवलपमेंट के लिए और यहाँ के वेलफेयर के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त यहाँ से हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हम इसको फिर से एक बार आप देखेंगे, हम टूरिज़्म का तो अब देख लिए, मुझे तो लगता नहीं है कि इस साल तो अब टूरिज़्म का कोई काम होने वाला है नहीं, जो जिस तरीके के हालात हमारे सामने हैं आज की डेट में। अब अगर आपके पास यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज हैं जिससे आप फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों को उठा सकते हो, तो वो आपके वाटर रिसोर्सेज है। तो इस वक्त ये बिल्कुल सही टाइम, हम एग्री करते हैं उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट से कि ये सही टाइम है। अगर इस चीज को आप बंद करने जा रहे हो, आईडब्ल्यूटी को बंद करने जा रहे हो, जो बिट्रेल था ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, तो इसको यूज करना चाहिए इसको फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी बिल्कुल। अभिजीत जी, मैं इस पर भी आपका स्पष्ट रुख जानना चाहूंगी। हुकूमत में आने के बाद अभी तक जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से काम चल रहे हैं और काम किए गए हैं, जो भी रेजोल्यूशन उन्होंने पास किए हैं और उन पर काम करने की बात कर रहे हैं, उनसे कितना आप मुतासिर है? क्योंकि अपोजिशन होने के नाते तमाम मुद्दे आपकी तरफ से भी उठाए गए हैं, लेकिन इस वक्त पीडीपी जहां देखा जाता है सबसे बढ़ चढ़कर पीडीपी नजर आती है तमाम मुखालिफत करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और पीडीपी ने यह भी साफ करार दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक के टाइम को देखा जाए तो नाकाम रही है। देखिए, वो इनकी आपस की या अपोजिशन में इन दोनों की आपस की क्या रहती हैं, दोनों अपोजिशन की पार्टीज हैं, एक दूसरे के लिए किस तरह से सियासत करते हैं, मैं उस सियासत में फिर नहीं जाना चाहूंगा। मेरा आज का मुद्दा मेन यही है कि मैं खासकर अगर मेरे जम्मू कश्मीर के अवाम और मेरे खासकर कश्मीर के लोगों जिनको पाकिस्तान के नाम पर बरगलाया गया, मैं आज इस प्लेटफॉर्म का मैं यही फायदा उठाना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं लोगों को एनलाइटन किया जाए इन सब चीजों के ऊपर। कि देखिए, मेरी एक बात जो पीछे रह गई, मेरे को अभी इनकी बात से याद आया एक बात को कि देखिए, इस नापाक मुल्क की एक साजिश और देखी है कि उन्होंने देखा कि 2019 के बाद कश्मीर फलना फूलना शुरू हो गया, हर जगह पे टूरिज्म, हर जगह पे अमन सुकून सुख चैन आना शुरू हो गया और कश्मीर के लोग वेल ऑफ होना शुरू हो गए। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। लोगों ने 20-20 साल से अपने होटल्स के लोन नहीं दिए थे, उन्होंने लोन भी दिए, नए होटल खड़े हो रहे थे, शिकारे वाले भी खुश थे, आम रेडी फेरी वाले पे भी अच्छे पैसे कमा रहे थे। लेकिन उन्होंने बीच में क्या देखा, जब उनको लगा ये तो कश्मीर हाथ से निकल गया, यहाँ पर तो कोई भी हमारी कल तक को बात करने वाला भी पीछे कोई नहीं रहा, हमारा वो नेफेरियस डिजाइन कौन चलाएगा, तो उन्होंने क्या किया जो आज तक नहीं हुआ था कि मासूम टूरिस्ट का जो है उनका कत्ल कर दिया। और टूरिज्म जो कि बैकबोन है,
और मैं कहता हूं टूरिज्म जिसके कारण कश्मीर खड़ा है, वो खुद सोचिए ये लात जो उन्होंने मारी, वो तो बेचारे जिनके परिवार के लोग चले गए उनका तो पूरी जिंदगी का दुख है जो कोई भी दूर नहीं कर पाएगा। मेरी आपकी बातें या सहानुभूति से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन आप सोचिए इनडायरेक्टली किसके पेट पे लात मारी? पेट पे लात मारी एक आम उस इंसान के, वो जो टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट था, एक वो आम इंसान जो पूरा साल देखता था कि टूरिस्ट आएंगे, मैं अपने बच्चे की फीस दूंगा, मैं अपनी बूढ़ी माँ का इलाज कराऊंगा, अपनी बहन की शादी करवाऊंगा। तो ये कितना नापाक मुल्क होगा जो आपके पेट पर लात मार के चला गया। आज तो मैं चाहता हूं सारे कश्मीर को खड़ा होना पड़ेगा, और कहीं पर भी अगर आपको कोई भी वहां का भाड़े का टट्टू मिलता है या कोई ऐसा इंसान मिलता है, 2 मिनट में उसको रिपोर्ट करें, क्योंकि इस समय हमारी आर्मी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस चुन चुन कर इनको मार रही है। जो भी वहां से भेजा जाएगा उसका यही इलाज किया जाएगा। और एक बात और पाकिस्तान को सचेत करना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान को यह लगता है या वहां जो भाड़े के टट्टू या टेररिस्ट उनकी आर्मी ने पाल रखे हैं, एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जो इंडियन आर्मी से या एयरफोर्स की नजरों से बचा हुआ है। जहां होंगे वहीं पर ठोके जाएंगे, और आईबी और एलओसी का कोई परहेज नहीं किया जाएगा। इसीलिए सचेत रहो। आप हमारे कश्मीर में अगर खून खराबा करोगे, जो करेंगे उनको उनकी आखिरी जगह तक उनको पीछा किया जाएगा, और वहीं पर उनको सबक सिखाया जाएगा। और एक ऐसा समय है जब मुझे लगता है सभी के सभी लोगों ने बता दिया, पिछली तिरंगा रैली में एक आम जनमानुस जो उमड़ कर आया, पहलगाम की किलिंग के बाद जो सभी के सभी लोग निकल कर सामने आ गए, उन्होंने बता दिया कि हम मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, और हमारे मेहमानों का अगर कोई कत्ल करेगा, उनका लहू बहाएगा, तो हम सबसे पहले उनके लिए खड़े। तो मुझे लगता है ये मैसेज है जो पूरी दुनिया में गया है कि कश्मीर के लोग हमेशा से अमन सुकून पसंद थे, लेकिन ऐसी नजर लगी यहाँ पर कश्मीर को कि 30 साल से यहाँ पर आज 1.5 लाख कब्रें इसी नापाक मुल्क की वजह से यहाँ पर बने। और खुद देखिए एक ऐसा भूखा नंगा मुल्क, पता नहीं किन लोगों के मन में इस पाकिस्तान को लेकर बातें आती हैं। मैं एक इंसिडेंस आपके साथ शेयर करूंगा तो मुझे लगता है पाकिस्तान के लोग तो शर्मसार हो गए ही। यहाँ पर भी कहीं अगर किसी के मन में 1% की दया तो वो सुनकर हैरान रह जाएंगे कि वहां पर अगर किसी की जवान बच्ची फोत हो जाती है तो उसके माँ बाप बेचारे एक पूरे महीने के लिए पिंजरा डालकर उसके कब्र के ऊपर बेचारे पहरा देते हैं। सोचिए उस मुल्क का क्या हाल होगा, जो भिखमंगा मुल्क जगह जगह पर खिटोरे लेकर भीख मांगता फिरता है। ऐसे मुल्क से कोई क्या तवक्को रख सकता है? अगर किसी लीडर के मन में ऐसी बात भी आती है तो जरा 10 बार सोच लीजिएगा ये किस तरह का मुल्क है जो टेररिस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बना हुआ, पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बना हुआ है। आज ऐसे मुल्क से अपने लोगों को बचा के रखना। और मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ, बार बार मेरा शीश झुकता है अपनी इंडियन आर्मी और अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी के आगे और अपने माननीय प्रधानमंत्री के आगे, जिन्होंने हमें इस नापाक मुल्क के षड्यंत्रों से बचा लिया। जी बिल्कुल। और लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ पीडीपी लीडर सोफिया कुरैशी भी जुड़ गई हैं। कुरैशी जी बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका मैम। जिस तरह आप देख रही हैं कि अब नई चर्चा जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई है, तमाम दोनों तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस तुलबुल प्रोजेक्ट को लेकर उसका समर्थन कर रही है, लेकिन पीडीपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ऐसे ही वक्त में ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। अपनी सियासत को चमकाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह का बयान दे रही है, लेकिन अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आखिर पीडीपी को क्या परेशानी है, पीडीपी जम्मू कश्मीर की आवाम का मफाद क्यों नहीं चाहती है, जम्मू कश्मीर के आवाम के फायदे के लिए है। जी, प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे बाकी पैनलिस्ट हैं उन्हें मेरी तरफ से आदाब और सलाम। जी, ये आपको इस चीज का बहुत मिसकंसेप्शन है कि पीडीपी जो है वो यहाँ की आवाम का भला नहीं चाहती है। आपको शायद याद हो कि जब भी हमारी सरकार रही है, चाहे हम सरकार में रहे हो या नहीं रहे हो, हमने हमेशा लोगों की, आवाम की भलाई के लिए काम किए हैं और ऐसे ऐसे काम किए हैं जिन्हें आज तक याद रखा जाता है। और वो दौर जो है, हमारी सरकार का जो दौर है, उसे सुनहरी दौर कहा गया है। तो ये बहुत कुछ आप, मुझे लगता है, मिसकंसेप्शन है आपको। अच्छा, बात ये है कि हम बिल्कुल इस वक्त ये चाहते हैं कि बहुत आप देखें कि इतना ज्यादा हमारे जम्मू कश्मीर का नुकसान हुआ, जंग हुई, इतना नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो तो हमने चलाया, जंग भी की, लेकिन जो मांगे सुनी हुई है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर की हमारी जो बहनें हैं उनकी सुनी हुई हैं। और अगर आप हमारे एलओसीज को देखें तो हमारा टंगडार है, करना है, पुंछ में तो सबसे ज्यादा आप देखें कि कितना नुकसान उठाना पड़ा है हमें। और हमारी यही कोशिश रही है कि हम उनकी कंपनसेशन के लिए आवाज उठाएं। जहां जहां पे एलओसी के आसपास हर जगह हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती पहुंची,
लेकिन इस वक्त ये जो पावर प्रोजेक्ट की बात है, ये तुलबुल वाली, ये इस वक्त आग जल रही है, उस पे आप समझें कि ये घी का काम करेगी। इस वक्त हमें सबसे ज्यादा अगर सीज फायर हुआ है और आप देखें कि किसी तीसरे को इसमें इंटरवीन करना पड़ा, दो की लड़ाई में हमेशा तीसरे की जीत होती है, और ऐसा ही हुआ। हमारे दो मुल्कों की लड़ाई थी और सीज फायर करने के लिए इसमें कोई तीसरा आ गया, तो जब दो की लड़ाई होती है तो तीसरी की हमेशा जीत होती है। लेकिन सोकिया जी, अगर इस प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाम को फायदा हो रहा है, तो फिर पीडीपी इसकी मुखालिफत क्यों कर रही है, ये मैं आपसे इस वक्त आपको ये पता है कि भले ही सीज फायर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि सीज फायर हो गया है, लेकिन अभी भी जंग के साए जो हैं वो हम पे मंडला रहे हैं। तो इस वक्त हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे हमें ये लगे कि ये फिर से जो लड़ाई है इसमें तूल इस चीज को मिल जाएगा। और बाकी रही एनसी, इस वक्त अगर ये कह रही है कि हम लोग पार वाले लोगों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो खुशामदी करनी आपका एनसी का शेवा रहा है, वो हमेशा से यही काम करते आ रहे हैं, और इस वक्त भी वो किन को खुश कर रहे हैं ये हम सब जानते हैं ये बातें करके। लेकिन इस वक्त हमें जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, उन लोगों का सोचना चाहिए जो कि यहाँ पे जब इतनी इस वक्त तबाही जो हर तरफ हुई है, उनके नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अभिजीत जी, किस तरह देख रहे हैं आप शौकिया जी की बात को, और कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अगर हम बयानात की बात करें तो शगुन परिहार ने कहा है कि महबूब मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम पहले से ही रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। देखें, बात ये आती है, सबसे पहले बात करते हैं तीसरे की बात करते हैं या तीसरे की बात की। सबसे पहले तो अपने देश के बारे में नहीं इनको पता, और इनको शायद ये भी नहीं पता कि हमारे सामने जब उन्होंने देखा जो हाल पाकिस्तान का किया गया कि 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान को बता दिया गया कि तुम किस लेवल पर हो और हिंदुस्तान कहां पर है, और उसके बाद जिस मुल्क ने हमारे आगे घुटने टेक दिए, अगर उसको लेकर भी ये नैरेटिव उनका चलाना शुरू करेंगे तो आप समझ सकते हो कि किस तरफ इनकी ज्यादा झुकाव किस तरफ है। रही बात उनका यहाँ पर प्रोपोगंडा चलाना या उनकी कोई ऐसी बात करना, मुझे लगता है कि इस समय के ऊपर जब इस तरह की आप बात करोगे, जो एक ऐसा समय है अपने मुल्क के साथ खड़े होने का समय है, और ऐसे समय के ऊपर जब आप बात करोगे और अगर आपको लगता है इस बात को तूल देने की बात है या पता नहीं पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान हुआ उनके लिए होगा जिनके मन में पाकिस्तान के लिए कुछ होगा। हम पाकिस्तान के लिए, हमारे को पाकिस्तान को 22 मिनट के अंदर हमने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। और दूसरी बात ये आती है, ये वही पाकिस्तान है जो न्यूक्लियर बम करके हमें डराया करता था। जब अपने देश की बात आती है तो हम किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं, और ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान की सभी सरहदें महफूज इसीलिए हैं कि हमें पता है कि इस नापाक मुल्क के साथ किस तरह से हमने डील करना है। वहां किसी को अगर इस मुल्क से बड़ा डर लगता होगा तो वो डर अपने पास रखे। मेरा हिंदुस्तान इनसे नहीं डरता, ना हिंदुस्तान में का कोई मुसलमान डरता है, ना हिंदुस्तान का हिंदू डरता है, ना सिख डरता है, ना ईसाई डरता है, क्योंकि हम सबके सब एक तिरंगे के नीचे हैं और ये तिरंगा बड़ा महफूज है। खैर, वो लोग तिरंगे की कीमत क्या जाने जो तिरंगे को कभी कांधा देने की बात करते थे, उनको क्या पता ये तिरंगा जब धड़कता है तो साथ ही में दिल धड़कता है। और इस तिरंगे को ऊपर रखने के लिए कई जाने इसके ऊपर से कुर्बान करने के बाद जब मेरे देश का फौजी जब वीरगति को प्राप्त होता है, उसके मन में फिर भी एक अफसोस रह जाता है कि मातृभूमि, मेरे पास केवल एक प्राण थे, अगर मेरे पास और प्राण होते तो बार बार तेरे ऊपर से निछावर कर देता। यही जज्बा है मेरी भारतीय की हिंद की सेना का कि अगर कैप्टन विक्रम बत्रा जब गए थे तो उन्होंने कहा था यहाँ तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसी तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। खैर, तुम क्या जानो तिरंगे की कीमत को, हमें पता है कि आपको कहाँ का रंग पसंद। आपको अगर शायद हिस्ट्री के बारे में पता हो तो आपको ये भी पता होगा कि इशफाकुल्लाह ने कहा था कि मेरे जो कफन है उस पे देश की मिट्टी पड़नी चाहिए। देखिए, अब ये सियासत नहीं चलेगी, ये जो हिंदू मुसलमान की और पाकिस्तान की सियासत है ना, अब आप इसको ना तह लगा के शायद मेरे बयान ही नहीं सुने, इनको फिर से सुना दीजिएगा मैंने क्या कहा, इनको जरा सुना दीजिएगा मैंने क्या कहा। नागरिक आपसे जवाब छोड़े जी, मैं अब ऐसे लोगों से क्या बात करूंगा जिनको अपने देश के साथ जज्बात नहीं, जो आज भी कहते हैं कि कोई तीसरा आया तो इस कारण सब कुछ होगा, जिनको ये नहीं पता कि मेरे देश का कितना बड़ा
गर्व से सीना चौड़ा हुआ और हमने क्या क्या कर दिखाया, जिनको दिखता ही कुछ और है, जिनको हर तरफ दिखता है, ऐसे लोगों से तो मैं बहस भी नहीं करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से बहस करना अपना समय बर्बाद करने की बात। आप अपनी बात जो है ना वो दूसरे पे थोप रहे हैं, उसकी बात तो आप सुन नहीं रहे हैं। इस वक्त मुझे ये बताएं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी कोई क्यों नहीं है? इस वक्त पूरा देश ये जानना चाहता है कि अगर आप ये कह रहे थे कि मैंने खुद कई डिबेट्स में ये कहा है और हमारे कश्मीर के 90% लोग ये चाह रहे थे कि ठीक है इस बार जंग हो जाए, जो होना है वो हो जाए, क्योंकि हम भी काफी वक्त से इस चीज में लटक रहे हैं। तो ठीक है, मैंने एक डिबेट में ये कहा था कि हमें पीओके भी चाहिए और हमें चीन के पास जो हिस्सा है वो भी हमें चाहिए, तो क्यों नहीं ला के दिया आपने? टॉफी है कि आपको लाकर दे दे, ये कैसी दुनिया से आते हैं ये लोग यार। देखिए, अपनी सेना जो है हम उसको सलाम करते हैं कि सेना ने काम किया, उसका क्रेडिट तो आप लेने जा रहे हैं। अरे आप तो जब उड़ी और बालाकोट हुआ, आपकी महबूबा मुफ्ती तो सबूत मांगती थी लोगों से। महबूबा मुफ्ती साहब तो इसी आर्मी से, इसी एयरफोर्स से सबूत मांग रही थी, आपको याद है कि भूल गए उनकी स्टेटमेंट? आप स्टेटमेंट भूल गए? यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, आई एम नॉट सफरिंग। आपको पता होना चाहिए, योर मैडम वाज आस्किंग फॉर ऑल दीज प्रूफ्स फ्रॉम आवर इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। आपको देश का जज्बा हो गया, ये तो बड़ा विचित्र क्वेश्चन वैसे होना चाहिए। अगर हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको जज्बा हो गया बड़ी अच्छी बात है। आप बताएंगे हमारी फौज का आपको कितना है? आप बदल दीजिए, आप अपना जसलोटिया साहब अपना रुख बदल दीजिए, आप किसी और अरे हमारा रुख तो हमेशा तिरंगे के लिए रहा, आपका रुख बदलता रहता है, कभी तिरंगे के लिए तो कभी किसी के लिए, आपके रुख बदलते हैं। हमारा रुख तो एक ही है, वो 3 रंगों के लिए हमारा रुख है, और वो 3 रंग ही है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा रुख तो वही रहेगा। आपके रुख का पता नहीं चलता, हर महीने बाद कहाँ किस तरफ रुख हो ये नहीं पता होता आपका। उसको आप कह रहे हैं कि ये उग्रवादियों की बहन है और आप बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। जी चलिए ठीक है। तो गया जी, देखिए बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पाकिस्तान से प्रेम का इल्जाम तो पीडीपी पर लगा रही है और इस महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद ही लगा रही है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक पर्सन भी जुड़े हुए थे, उन्होंने ये भी कहा है कि पहले से ही, ये पहली दफा नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तुलमुल प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से ही सिंधु जल संधि की मुखालिफत कर रही थी और वो चाहती थी कि इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो। आप इनकी नीयत देखिए जी। अभिजीत जी, इस वक्त अगर देखा जाए तो सिंधु जल संधि तो रद्द कर दिया गया है और ये फैसला मरकजी सरकार का जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर के फायदे की बात यही है कि तुलमुल प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐसा कहना है, लेकिन ऐसे में ये जानना अहम है कि मौजूदा जो सूरत हाल है, ये जो वक्त है, क्या ये सही वक्त है? ये अहम वक्त है क्योंकि पीडीपी लगातार यही कह रही है कि ये सही वक्त नहीं है और ऐसे में दोनों ही मुल्कों के बीच में भड़काव और ज्यादा हो सकता है और यही काम उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। देखिए, इस चीज से किसको एतराज है? या तो वहां पाकिस्तान को एतराज होगा या यहाँ पर कुछ उनके प्रेमी हैं उनको एतराज होगा, और तो किसी को एतराज नहीं होगा। पूरे हिंदुस्तान को कोई एतराज नहीं है। हम तो सबके सब ये चाहते हैं और बड़ा क्लियर कट कर दिया जब उन 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी पहलगाम के अंदर और कहा गया था उनको उनका धर्म पूछकर जब उनके साथ ये सब कुछ किया गया था, उस समय पूरे का पूरा कश्मीर खड़ा हुआ था उनके साथ। और हमने ये साफ कर दिया और ये वाजे कर दिया, अगर किसी को ना पता हो, कि जल और लहू इकट्ठा नहीं बहेगा। और हम अभी भी अपनी उसी बात पे बिल्कुल कायम है कि हमारे लोगों का आप रक्त बहाओ और हम आपको यहाँ से पानी पिलाएं। ये कौन सा दुनिया की कौन सी इंसानियत है जो उसके साथ खड़ी होगी? दुनिया में कोई सी चीज के साथ खड़ा नहीं होगा। अब बड़ा दुख होता है कि यहाँ के लोग जब इस तरह की बातें करते हैं, जब इस तरह की इनको लगता है कि इस तरह की बात कर पता नहीं ये लोग क्या कर लेंगे, और जिस भारत की सेना की बात करते हैं, जिनके बारे में आज अचानक से इनको बड़ा प्रेम उमड़ गया है, ये इन्हीं के लीडर थे जो उस समय कहते थे हमें उड़ी का भी प्रूफ चाहिए, हमें जी वहां पर। और मैं बयान बताता हूँ, कोट कर लीजिएगा, पुराने बयान निकाल के देखिए। जब किसी ने इनसे पूछा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में क्या हुआ, तो इन्होंने मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा था हाँ कुछ पेड़ वेड़ गिरे हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है। आप खुद सोचिए, इन लोगों के ऊपर आप कब भरोसा करेंगे? अभी भी अगर इनको ये लगता है कि नापाक मुल्क किसी तरह से इनके किसी को यहाँ पर चाहता है, तो वो जो उस दिन पूरी रात 10 जिलों पे जो ड्रोन उड़ाए थे पाकिस्तान ने, वो सबके सब यहाँ पे कश्मीर को निस्तो नाबूद करने के लिए उड़ाए थे। ये तो भला मानिए और शुक्र करिए बार बार इंडियन आर्मी का, एयरफोर्स का और हमारी नेवल फोर्सेस का, जिसके कारण हम सबके सब लोग महफूज हैं। और ऐसे नापाक मुल्क को एक बूंद पानी नहीं देना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ।
जी बिल्कुल। सुके जी, किस तरह देख रही है इन तमाम इल्जामों को और पीडीपी का क्या रुख है इस पर? जी आपने तो आज बिल्कुल आपकी एक मंत्री ने, एमपी के मंत्री ने तो बिल्कुल सेना का शुक्रिया अदा कर दिया। जो लीड कर रही थी कर्नल सोफिया कुरैशी, उसको तो आपने बिल्कुल उन्हें इनाम दे दिया, उन्हें उग्रवादियों की बहन कह दिया। हमें सब पता है मैडम महबूबा मुफ्ती ने अगर उस वक्त ये कहा कि हमें कुछ पेड़ वगैरह गिरे हैं, उसके बाद आपने पुलवामा की लाशों पे सियासत की, पुलवामा के नाम पे आपने वोट लिए, और इस वक्त आप अब जाके इलेक्शन लड़ेंगे बिहार में, वहां पहलगाम के नाम पे वोट लेंगे। अरे अगर आपको यही भाषा पाकिस्तान बोल रहा है, यही भाषा पाकिस्तान की असेंबली में बोली जा रही है। अब देखिए पाकिस्तान असेंबली में अपने लीडर से ज्यादा वो क्यों महबूबा मुफ्ती का और हमारे यहाँ के चंद बाकी लीडरों का नाम लेते हैं, इसी कारण लेते हैं। जो भाषा पाकिस्तान बोलता है आप देख लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, सेम लफ्ज इनके निकल रहे हैं इस समय। अब खुद सोचिए एक ऐसी पार्टी कि जहां पर एनआईए की चार्जशीट में अबू दुर्जाना के काजी बने हुए हो। खुद सोचिए पुलवामा की बच्ची का जबरन निकाह टेररिस्ट से कराने के लिए एनआईए की चार्जशीट उठा के देखिएगा, जिनके OGW जो है इनके बूथ वर्कर बने हुए थे। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से आप और क्या तवक्को रख सकते हैं? हमने तो कोशिश की थी कि चले आगे इनको लेकर चलते हैं, लेकिन इनकी नीयत में हमेशा खोट रहेगी। तभी कश्मीर के लोगों ने इनको मुंह पर जवाब दिया। इतनी बड़ी पार्टी 3 डिजिट पर इसीलिए आ गई कि आज ये जो बोल रहे हैं पाकिस्तान भी वही भाषा बोल रहा है, दोनों की एक जैसी भाषा, दोनों में कोई अंतर नहीं आपको नजर आएगा। इतना दुख होता है जब इनकी बातें सुनता हूं मैं, इतना दुख होता है कि ये वाकई में इसी हिंदुस्तान में रहते हो आप लोग, इसी हिंदुस्तान में रहते हो, थोड़ी तो लज्जा करें कम से कम। अभी तो वो बेचारे 26 जिनके घर उजड़े हैं पहलगाम के अंदर, उनके अभी तक आंसू भी नहीं थमे हैं, और आप लोगों ने फिर से ओछी राजनीति करना शुरू कर दी। उन लोगों के आंसू भी नहीं थमे और आपने ओछी राजनीति शुरू कर दी, आपने लोगों को बांटना शुरू कर दिया। अगर आपने शुरू से ये डिबेट सुनी होती तो मैं आपको बताता कि इस नापाक मुल्क ने हमारे साथ क्या क्या किया है, लेकिन आप लोग क्या करोगे? आपको वो चंद वोट चाहिए, भले फिर लाशों पर क्यों ना हो सियासत। हाँ बिल्कुल, आपको भी तो बिहार चाहिए। बड़ा अफसोस, बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। आपका इलेक्शन होता है तो उससे पहले आपका कोई ना कोई ड्रामा सामने आ जाता है। पाकिस्तान ने भी यही बात की थी, पाकिस्तान ने भी ऐसी बात की थी। आपकी भाषा में पाकिस्तान की असेंबली के बयानों में कोई फर्क नहीं है, आपके बयानों में और पाकिस्तान की असेंबली के बयानों में कोई अंतर नहीं है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको, और कश्मीर के लोग भी आपको देख रहे हैं। इस बार तो फिर 3 गलती से जीत गए, अगली बार 0 आने वाला आर्यभट्ट का आपका याद रखिएगा। कश्मीर के लोगों ने जो तिरंगे के नीचे इस बार कस्में खाई है ना, वो आपको अगले आने वाले चुनावों में आपकी सोची राजनीति का जवाब देंगे, याद रखिएगा। आपकी सोची राजनीति का कश्मीर के लोग आपको जवाब देंगे। ये तो 3 सीटें आई हैं, अगली बार 0 में बदलेगी, याद रखिएगा। उन मासूम 26 लोगों की बददुआएं लगेंगी। जो काम आप कर रहे हो ना, ये आपको वही होगा, याद रखिएगा मेरी बात। और आज रखिएगा, और इस टाइम को, इस घड़ी को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जो राजनीति आज आप कर रहे हैं ना, ये राजनीति आपको बहुत भारी पड़ेगी। ये गलत काम कर रहे हैं आप, गलत काम कर रहे हैं। अपने देश के साथ खड़े हुए, अपने देश के साथ खड़े रहे। ये काम ना करें जो पाकिस्तान करना चाहता है, ये वो काम ना करें जो पाकिस्तान करना चाहती है। अच्छी राजनीति ना करें, इस देश के साथ खड़े रहे। आपको सरकार नहीं बनानी चाहिए थी अगर आपको हमारे साथ इतने इख्तलाफ। हमने तो मौका दिया, हमने तो कहा चलो हाथ पकड़ के आगे चलते हैं, देश को आगे लेकर चलते हैं, पर हमें क्या पता आपके दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है। हमने तो कोशिश की कि चले आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, कि चले इस हिंदुस्तान के साथ आगे लेकर चलते हैं आपको, लेकिन करें क्या? आपको अभी भी अगर अपनी डिक्टेशन पाकिस्तान से लेनी है तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आज भी आपको अपनी डिक्टेशन पाकिस्तान से लेनी है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हमने पूरी कोशिश की थी, तभी हमने मौका दिया था आपका कि चले आगे चलते हैं देश को लेकर। हमने सोचा था कि शायद आपके मन में कुछ तो इस देश के लिए होगा, लेकिन आपने प्रूव कर दिया कि नहीं। आपका एजेंडा आज भी, आपका एजेंडा आप भी वहीं से आता है जहां से गोले आए हैं। आपका एजेंडा आज भी वहीं से आता है जहां से गोले आए हैं। जिन मासूमों ने हमारे पुंछ के लोगों का रक्त बहाया, उड़ी में रक्त बहाया, उड़ी में कत्ल किया हमारे लोगों का, उनके ऊपर गोले बरसाए। जिस मुल्क ने हमारा मंदिर भी तोड़ा, मस्जिद भी तोड़ी और हमारा गुरुद्वारा भी तोड़ा, आज भी अगर आपका एजेंडा उस मुल्क से आता है, सॉरी, मैं आप जैसे लोगों से फिर डिबेट नहीं करना चाहूंगा। आप जैसे लोगों से मैं डिबेट नहीं करना चाहूंगा, आपके साथ डिबेट नहीं करना चाहूंगा। बहुत अफसोस हुआ मेरे को वैसे।
वैसे आज आपको सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि इस देश को अभी उन 26 मासूमों के, उनके घर वालों के अभी तक आंसू नहीं थमे और आप लोग अभी अच्छी राजनीति पे उतर आए। कितना अफसोस होता है आप जैसे लोगों के ऊपर। सही थी एनआईए की चार्जशीट कि आप अबू दुर्जाना जैसे टेररिस्टों के काजी रहे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं रहा होगा, पक्का रहे होंगे आप। वो तो चार्जशीट थी, पर मुझे लगता है इसमें जरूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्यों अबू दुर्जाना का जबरन रिश्ता पुलवामा की बच्ची के साथ करवाना चाहते थे आपके नेता। एनआईए की चार्जशीट में ऐसा क्यों लिखा गया, यहां से पता लगता है कि ऑब्वियसली जब कोई वहां से आएगा उसकी तो आप यहां पर करोगे, उसके लिए तो आप कुछ ना कुछ करोगे। तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड मुझे पूरे का पूरा पता है। कुछ ऐसी बातें जो मैं चैनल पे नहीं बोलना चाहता, लेकिन बोलूंगा तो आपको मुश्किल हो जाएगी, तो इसीलिए मत करें इस तरह की बात। देश पूरे का पूरा एक खड़ा है, पूरे का पूरा देश इकट्ठा है। इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इकट्ठे हैं। आपकी सोची राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उस भिखमंगे मुल्क पाकिस्तान से फर्क पड़ता है, ना आपकी पार्टी से किसी को फर्क पड़ता है। ना उस भिखमंगे भूखे नंगे देश नापाक मुल्क पाकिस्तान से किसी को फर्क पड़ता है, ना आपकी 3 डिजिट की पार्टी से पड़ता है, जो आने वाले टाइम में शून्य हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे हिंदुस्तान आज एक है और आपकी सोची राजनीति से कोई नहीं बांट पाएगा हमें। हमने सबने बता दिया इसके अंदर के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के सभी तिरंगे के नीचे खड़े हैं। और आपके जैसे नेता जो तिरंगे को कांधा देने की बात करते थे, उन्हें कल परसों ही बता दिया गया कि कश्मीर के एक एक जगह पर तिरंगा लहराएगा। ये है हमारे देश का जज्बा, ये है मेरे देश के हिंदू, ये है मेरे देश के मुसलमान और ये है मेरे देश के सिख। आपकी सोची राजनीति से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा और आपके कहने पर एक बूंद पानी नहीं दिया जाएगा पाकिस्तान को। आप चाहे रोए या कुछ भी करें, एक बूंद पानी नहीं देंगे पाकिस्तान को, याद रखिएगा, एक बूंद पानी नहीं देंगे उनको। हाँ, ये तो आप तक और मुझ तक है ना। बिल्कुल, हम अपनी टूटियां बंद कर देंगे और उनका पानी बंद हो जाएगा। जो बात है ना, दुख हो रहा सुन के आपको, दुख हो रहा सुन के आपको दुख हो रहा है, आप अपने हिस्से का ले जाएं। आपको दुख हो रहा सुन के, आपको दुख हो रहा कि जो मेरे लोगों का रक्त बहाएगा, जो मेरे लेके का रहू बहाएगा, मैं उनको पानी दूं, हम उन्हें पानी दें। आपको दुख हो रहा सुनकर, आपको दुख हो रहा सुनकर। पाकिस्तान को भी यही दुख हो रहा है, उनको भी यही दुख हो रहा है। सेम दुख, जो दुख आपको है वही दुख उनको भी है। दोनों को एक समान दुख है। आपको लगता है कि वो हमारा लहू बहाएगा, हम उनको पानी देंगे और आपके कहने पे पानी देंगे। आप इसके अंदर बात करेंगे। और सही कहा था आज आपको, मुझे लगता है किसी ने सही कहा था कि आपका एजेंडा कहां से सेट होता है। ये प्रूव कर दिया, इनकी प्रवक्ता ने प्रूव कर दिया कि इनका एजेंडा कहां से सेट होता है। आज हमें पता लग गया कि वो हमारा लहू बहाएं और हम उनको पानी दें। वाह जी वाह। ये महबूबा मुफ्ती साहबा को समझाओ कि आपको ये देश पानी पिला रहा है, कम से कम उस पानी की तो थोड़ी कदर करो। जिस देश का आप पानी पी रहे हो, कम से कम उससे तो हलाल करो। जिस देश का पानी पी रहे हो ना, उसको तो हलाल करो कम से कम। क्यों ठीक है अभिजीत जी, तो क्या जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इस वक्त तमाम बहस आप दोनों के बीच हो गई है, लेकिन ऐसे में पीडीपी का ये क्लियर करना बेहद जरूरी है। क्या महबूबा मुफ्ती के बयान का ये मतलब है कि पाकिस्तान को पानी दिया जाए? क्या उन्होंने जो बयान दिया है उसका ये मतलब निकल कर आता है, या फिर वो किसी और लिहाज से इस बात को रख रही है? देखिए, अगर मुझे जसलोटिया साहब बात करने दें, एक ही अपना जी आप बोलिए। हाँ, देखिए महबूबा मुफ्ती अब आप बोलते रहिए, वैसे भी मेरा अगला लाइव शुरू होने वाला है। अब आप जो झूठ बोलना है, ठीक है जसलोटिया जी, आई एम सो सॉरी, आई विल हैव टू साइन ऑफ नाउ। हाँ, ओके जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। अब जो सुन के जाते जवाब तो ज्यादा बेहतर रहता। जी देखे इस वक्त उन्होंने फिलहाल इस वक्त की बात की है। मैडम महबूबा मुफ्ती ने इस वक्त की बात की है कि अभी सिर्फ सीज फायर हुआ है, और अगर कोई ऐसी बात होती है कि मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि इस वक्त चारों तरफ आग अभी भी है, अभी भी चिंगारियां हैं। अगर हम इनको सुलगाएंगे तो ये जो आग है ना, ये फिर से सुलग जाएगी। चिंगारियों को हवा देने की जरूरत होती है। और इस वक्त मौका देखें, सबसे ज्यादा इंडस वाटर ट्रीटी का जो नुकसान है, अगर पार पानी जाता है, वो सिर्फ सबसे ज्यादा J&K को नुकसान है। हम लोगों को, हमारे यहाँ सर्दियों की ऐसी हालत होती है कि हमें कई दिन कभी बिजली देखनी नसीब नहीं होती है। लेकिन इस वक्त जो इस वक्त जो मौका है, ये मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस वक्त ये वक्त नहीं है। आगे चल के शायद इस बारे में बात हो सकती है, लेकिन इस वक्त हमें ये जरूरत है कि हम इस आग को जरा ठंडा होने दें पहले, उसके बाद बात हो जाएगी। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप बात करते हैं, तो सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही पावर प्रोजेक्ट जो है वो दिल्ली को दे दिए।
मरकज सरकार को उस वक्त दे दिए। आप ये देखते हैं कि हमारे हाथ क्या आया, और इस वक्त अगर फिर हम जहां आग लगी हुई है हम उस पे तेल छिड़केंगे, और ये बार बार देखें बीजेपी बार बार जब भी कहीं आके बैठते हैं तो बार बार ये कहते हैं आपने फलां वक्त में रोया, फलां वक्त में मैडम महबूबा मुफ्ती ने ये कहा वो कहा, ये सब बातें। और ये इस वक्त हमें ये बात कह रहे हैं कि आपको पाकिस्तान की बात सुनने से दर्द हो रहा है। हाँ, दर्द हो रहा है क्योंकि हम इंसान हैं, हम लाशों की सियासत नहीं करते हैं और ना ही हम करना चाहते हैं। इन्होंने तो पुलवामा के नाम पे, जिस वक्त पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद इन्होंने कहा कि पुलवामा के शहीदों के नाम आप वोट दीजिए। तो ये हमें कह रहे हैं। ठीक है सोफिया जी, ये वक्त कम है, मैं इस पर भी आपका लास्ट रिएक्शन चाहूंगी। उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि महबूबा मुफ्ती गंदगी की तरफ जा रही हैं और मैं उसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूँ। सॉरी, मैं आपको सुन नहीं पाई। जी, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी, मैं इस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगी। उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये भी कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती गंदगी की तरफ जा रही हैं और मैं इस पर जवाब नहीं देना चाहता हूँ। सॉरी, किस तरफ जा रही हैं? उन्होंने कहा है कि महबूबा मुफ्ती गंदगी की तरफ जा रही हैं और उनका जो बयान है वो उन्हें गंदगी की तरफ लेकर जा रहा है। ये बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इसका जवाब नहीं देना चाहते। देखें इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहीं ना कहीं खुश करने में लगी हुई है मरकजी सरकार को, और इस वक्त उनकी अपनी हालत भी कुछ आप समझे ऐसी है कि इस वक्त भारत का हर नागरिक उनसे ये पूछ रहा है कि आप बताइए अगर इतने लोग इस वक्त मरे तो हमें हासिल क्या हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब जो है, इन्हें शायद अपना पुराना गंदगी का वक्त याद आ रहा होगा जब 21 साल इन्होंने सब्ज रुमाल और पाकिस्तानी नमक दिखा दिखा के लोगों को बहलाया।